चलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कम टू पेज नंबर 4.5 पे आ जा रहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दो। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। ठीक है, तो इस बार सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? क्वांटिटी सब विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, मैंने क्या बोला? प्राइस इलास्टिसिटी बताओ, तो चेंज इन प्राइस, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। सो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यही अपने को पता करना है। तो इसके अंदर भी क्या रहेगा? परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? Change in price does not affect the quantity supplied, quantity demanded. तो inelastic, perfectly inelastic supply क्या होगा? The change in price does not affect the quantity supplied. Okay, easy part है, same ही है ये। This is x axis, y axis. x axis क्या रहता है? Quantity, quantity axis, and this is price axis. So tell me how the curve will be, horizontal or vertical? पैरेलल टू विच एक्सिस? वाई एक्सिस। और डिमांड में भी तो वैसे ही रहता था, वाई एक्सिस से ही पैरेलल रहता था, पर डिमांड का कर्व तो नेगेटिवली स्लोप था, मतलब वो कर्व ऐसा था, इसका कर्व ऐसा है, तो उसमें परफेक्टली इनइलास्टिक ऐसा था ना, तो इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक ऐसा होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन डिमांड, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हियर। प्राइस कितना भी होने दो, 5, 5 का 10, 10 का 15, 15 का 20, क्वांटिटी सप्लाइड इज सेम। दिस मच इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लेट अस से 10 यूनिट्स। सो दिस, ये कौन सा वाला कर्व है? परफेक्टली इन इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक कैसा रहेगा फिर? पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसका मतलब क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? उसका मीनिंग क्या है? A very minute or a very small change in price can bring a enormous or a very large change in quantity supplied. ठीक है, तो इस तरीके से parallel to x axis रहेगा, या तो इसको horizontal भी बोल सकते हो। How will be unit elastic? यूनिट इलास्टिक कैसा रहेगा? हाँ, प्रोपोर्शन क्या, डिटेल में बोलो। ग्राफ कैसा रहेगा उसका? कैसा? ऐसा? अच्छा, कोई आके यहाँ पे बना के बताओ, बुक बंद कर दो, यूनिट इलास्टिक का बना के बताओ। देखो मत, बंद करो। प्रतीक आजा। ये भी बुक बंद करनी पड़ेगी। ले चल, यूनिट इलास्टिक बना। वो प्रेस मत कर, वो प्रेस करके नहीं, नॉर्मल चला, वो अपने आप चलता है। यूनिट इलास्टिक इंदर कर यश आजा, 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 तुम आजा।
परफेक्ट. करेक्ट. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट. Basically, what do you mean by unit elastic? Tell me, what do you mean by unit elastic? परसेंटेज चेंज इन, इतना ही सुनाई दिया मेरे को. आगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाँ, will bring the exact same percentage change in quantity supplied. मतलब percentage change in quantity supplied is equals to percentage change in प्राइस. तो जब तुम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पुट करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 तुम्हारा. ठीक है, क्या क्या होगा अपना? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, फ्लैटर या स्टीपर, सोच के बोलना. क्या पूछा मैंने? रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक? रिलेटिवली इलास्टिक. बताओ कैसा रहेगा? सोनाली आओ, ड्रॉ करो यहाँ पे. मैं फेमस कर रहा हूँ तुम इंडिया में. चलो आओ. हाँ हो गया, आ जाओ, डिस्कशन हो गया. विथ एक्सप्लेनेशन. ड्रॉप करना. ये ले लो. मारो उससे. नहीं बराबर है, सही है. लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना उससे. सही है. आलसी लड़की है. ठीक है, यहाँ जाओ. अच्छे से ड्रॉ करती. चलो सही है, इट इज राइट. द मेन पार्ट इज ये वाला पार्ट, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. हियर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. And when the percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price, it is relatively elastic. और relatively inelastic में क्या रहेगा? The percentage change in price is more than the percentage change in quantity. So it will be something like this. ऐसा कुछ तो. So this is flatter और steeper. Steeper. Flatter कैसा? लेटा हुआ रहता है थोड़ा सा. जो उन्होंने बनाया था that was a flatter. It was something like this. ये वापस से मैं डीप में डिटेल में लेना नहीं चाहता था पर ले लिया. Okay. So this is a supply curve. Tell me, is it perfectly elastic, perfectly inelastic, relatively elastic, relatively inelastic, unit? अरे ऑप्शन तो बोलने तो. Perfectly elastic. और ये यूनिट इलास्टिक. ऐसा थोड़ा सोया हुआ. फ्लैटर कर, रिलेटिवली इलास्टिक. ऐसा. और जब पैरेलल हो जाएगा एग्जैक्ट. अच्छा ये पैरेलल है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है इधर. ठीक है, इसने अगर 91 डिग्री का एंगल बना दिया तो क्या रहेगा? परफेक्टली इनइलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक? रिलेटिवली इनइलास्टिक. 90 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट बनाएगा. नाउ विल रीड. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई?
परसेंटेज चेंज इन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर का फॉर्मूला क्या है? वो तो डेल्टा एस निकाला ही ना मैंने, डेल्टा एस परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सप्लाई मतलब Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 द होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1। ये कौन सा मेथड है? हाँ, तो इसको परसेंटेज चेंज मेथड भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो आर्क। और एक और मेथड था, अगर ये आर्क मेथड कब यूज करते हैं? जब चेंज इज वेरी लार्ज, और अगर छोटा सा माइन्यूट सा चेंज रहा तो पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर भी कौन सा वाला? डेरिवेटिव मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने एकदम पॉइंट्स बता दिए तुमको। नाउ विल रीड। कम टू पेज नंबर 4.5, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, या अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। Elasticity of supply refers to the degree of responsiveness of supply to the change in its price. Elasticity of supply refers to the ratio between percentage or proportionate change in supply and percentage or proportionate change in price. तो फर्स्ट सेकंड एक ही डेफिनेशन है, ठीक है। थर्ड में उन्होंने बेसिकली फॉर्मूला पुटअप कर दिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब ये तो इजी पार्ट है। Perfectly elastic supply, it is a situation in which supply of a commodity continuously changes without any change in demand, without any change in price, without change in price चाहिए वहां पे। In perfectly elastic supply, the supply curve is horizontal। ये क्लियर है तुम लोगों को? ठीक है। And a minute change in price can bring a enormous change in supply। अच्छा, प्राइस जरा सा बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होगा? प्राइस हैज चेंज from because of a very minute number, let us say 1000 रुपए प्राइस था वो कमोडिटी का और 1001 रुपए हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कितना आएगा और कैसे आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा? और ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा, कितनी ज्यादा? इनफाइनाइट। ठीक है, उसको अपन काउंट ही नहीं कर सकते इतना ज्यादा, परफेक्टली इलास्टिक के हिसाब से। अगर प्राइस में माइन्यूट सा भी चेंज आ जाता था ना, अगर प्राइस माइन्यूट इंक्रीज हो जाता था तो डिमांड एकदम इनॉर्मसली डिक्रीज हो जाता था, राइट? डिमांड की बात कर रहा हूं, डिमांड एकदम गिर जाता था, मतलब 1 रुपया भी प्राइस बढ़ जाता तो डिमांड एकदम जीरो पे आ जाता था, और 1 रुपया भी प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई इनफाइनाइट पे चला जाता था। तो बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिवली elastic supply, it refers to a situation by which percentage change in supply of a commodity is higher than percentage change in price. Percentage change in supply is more than percentage change in price. So basically अगर तुम ग्राफ देखोगे here in perfectly elastic, this portion is greater than this portion. ठीक है। यूनिट इलास्टिक, इन यूनिट इलास्टिक यू विल फाइंड दिस टू इक्वल, ये वाला पार्ट। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या इस? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन बाय विच परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वहां पे करेक्शन कर लो, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। Relatively inelastic, percentage change in supply is less than percentage change in price. So this portion is smaller than this portion. This portion is smaller than this one. When demand perfectly inelastic, when the demand, sorry यहाँ भी supply आना चाहिए, when supply of a commodity is fixed and it does not change for any change in price, it is described as perfectly inelastic supply. Perfectly inelastic supply का मतलब क्या है?
पर any change in price will not bring any means change in price will not bring any change in quantity supplied will be called as perfectly inelastic supply. It will be parallel to प्राइस एक्सिस या तो वाई एक्सिस भी बोल सकते हो. ओके, द फर्स्ट मेथड यू नो, अपन ये मेथड पढ़ा है, द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई विद परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. इन शॉर्ट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. पॉइंट मेथड के अंदर अपन ने डेरिवेटिव मेथड देखा था. दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ सप्लाई कर्व. द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ सप्लाई कर्व कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. ये फॉर्मूला याद कर लो. इन दिस दे हैव यूज्ड अ डेरिवेटिव. अच्छा, ये इस पे अपने वो पूछते नहीं है एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला दे देंगे. क्या हो गया, ये तुम्हें फॉर्मूला दे देंगे. आउट ऑफ 4 इसको शफल कर देंगे, मतलब एक बार ऐसे लिख कर देंगे, ES इज इक्वल्स टू DQ डिवाइडेड बाय P इंटू Q डिवाइडेड बाय DP. ऑप्शन 1 ये रहेगा, ऑप्शन 2 ये रहेगा, ऑप्शन 3 कुछ और रहेगा, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव रहेगा. तो तुम्हें ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है. ये डेरिवेटिव मेथड है. कुछ डाउट रहे तो अपनी क्लास में है, थोड़े बहुत समझा देंगे वो तुम्हें, मेरे को तो नहीं आता. dq by dp is the differentiation of supply function with respect to price. P is equals to price, Q is equals to quantity supplied. ये तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछेंगे, पर फॉर्मूला याद रखना. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड, पॉइंट के अंदर डेरिवेटिव मेथड और परसेंटेज चेंज मेथड आता है. आर का आता है तुमको. When the price change is somewhat larger and we have to measure elasticity over an arc rather than at a specific point on it, in such case the concept of arc elasticity is used. In arc elasticity we use the average of two prices and commodity, original and new. formula ये दे रखा है, Q1 minus Q2 divided by Q1 plus Q2 the whole divided by P1 minus P2 divided by P1 plus P2. उसको फिर रिवर्स कर दिया, तो Q1 minus Q2 divided by Q1 plus Q2 into P1 plus P2 divided by P1 minus P2. सिंपल है, इसमें रिपीट करने की कोई जरूरत है क्या? हाँ या ना, हाँ या हाँ ना, नहीं, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है. परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. या फॉर्मूला का तुम्हें डेरिवेशन दे रखा है. चेंज इन सप्लाई मतलब क्या रहेगा, S1 माइनस S2 या Q1 माइनस Q2 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाय अच्छा ये गलत तरीके से इन्होंने लिखा है, ऐसा लिखना चाहिए, नेवर माइंड. द होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1. यही मैंने तुमको बताया था. और इस चीज को बोलते हैं डेल्टा, इस चीज को भी बोलते हैं डेल्टा. ये समझाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रखा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं एलिमिनेट कर दूंगा बुक से. अपन ने बेसिकली इस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हैं, अपने को आता है, अभी बस कंप्लीट करना है. ओके, नाउ लेट्स क्विकली रिकैप कि डिमांड क्या बोलता है. डिमांड क्या बोलता है, डिमांड फंक्शन क्या बोलता है? कुछ सुनाई नहीं दिया मेरे को. शिवराज चल बता. हाँ, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, और सप्लाई बोलता है जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा दूंगा. मतलब सेलर और बायर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. कोई तो एक पॉइंट होना चाहिए जहां पे इनका कन्वर्जन होना चाहिए, ताकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस डिराइव हो. सेलर के इंटेंशन क्या है कि प्राइस बढ़े तो मैं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करूंगा, पर जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है वैसे ही बायर कम क्वांटिटी बाय करता है, तो प्राइस बढ़ने का बेनिफिट इसको मिल नहीं पाता. सिमिलरली अगर प्राइस गिरता है कोई कमोडिटी का तो डिमांड बढ़ जाता है, पर सेलर सप्लाई कम कर देता है. तो ऐसे टाइम पे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आती है ये डिटरमाइन करना जरूरी है. बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस जब डिटरमाइन होगा वही प्राइस मार्केट में प्रिवेल करता है. ठीक है,
That is why the price is a function of interaction between demand and supply. Demand और supply आपस में interact करते हैं and then we get a price. मार्केट में अगर किसी कमोडिटी का प्राइस है, लेट अस से मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की स्कैरसिटी है, तो डिमांड क्या रहेगी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी और सेलर उसके लिए प्राइस बहुत ज्यादा मांगेगा, राइट? अगर मार्केट में एक कमोडिटी की स्कैरसिटी नहीं है, एम्पल में वो है, जितनी उसकी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे क्या होगा, सप्लायर हैव टू रिड्यूस द प्राइस. सो द प्राइस इज टू बी डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई कर्व. तो जो डिमांड कर्व है ना, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, जब अपन सप्लाई पढ़ते हैं ना तो डिमांड भी पैरेलली चलता रहता है, जब अपन डिमांड पढ़ते हैं तब सप्लाई भी पैरेलल चलता है. So we have to find out a point where these two curve meet each other to get quantity supplied और price का equilibrium. समझ में आया तुम लोगों को क्या बोला? इन शॉर्ट ये पॉइंट ढूंढ के निकालना है अपने को, यही पॉइंट ढूंढ के निकालना है. सप्लाई कर्व ऐसा जा रहा है, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व, और अपने को उसका इक्विलिब्रियम निकालना है. देन वी हैव टू एक्सटेंड दिस पॉइंट, दिस मच विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड एट दिस प्राइस. ओके, थोड़ा इस पर डिस्कशन हो जाए. Which curve is this? Demand और supply? This is supply curve. S dash कर देता हूं इसको. And this curve बनाने तो दो. D dash. ठीक है? This is demand curve. This is our price axis. This is our quantity axis. पहले अपन सप्लाई को डिस्कस करते हैं. Whether the curve which I have drawn is correct or not. प्राइस देखना, प्राइस जब इनिशियली इतना था, जो भी था, तब क्वांटिटी सप्लाइड इतना था. कम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड इतना था, बट डिमांड वाज दिस मच. लॉजिकल है. मार्केट में ना एक कमोडिटी का प्राइस बहुत कम है, तो सेलर उसको सप्लाई नहीं करता, इनफैक्ट मैन्युफैक्चर ही नहीं करता. वो बोलता है मेरे को इसको मैन्युफैक्चर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि मार्जिन नहीं बचता मुझे उस पे. तो देखो ना, ये वाला पॉइंट था, लेट अस से एट 1 रुपीज क्वांटिटी सप्लाई कितना था, इतना Q1, बट एट दैट 1 रुपी क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, Q2, मतलब इतना. समझ में आया क्या पहली बात? ये प्राइस बढ़ के 5 रुपए हो गया. लेट अस से फॉर अ कमोडिटी द प्राइस हैज राइज टू 5 रुपीज. अब इस 5 रुपए पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? ऑब्वियसली प्राइस बढ़ गया तो सेलर मोटिवेटेड है. सेलर मोटिवेटेड क्यों है? क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है, तो वो इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है, दिस मच. इसको नाम दे देते हैं X. बट एट दिस 5 रुपीज प्राइस ज्यादा होने के कारण कंज्यूमर कम कमोडिटी डिमांड करता था, क्योंकि वो कमोडिटी महंगी पड़ती थी उसको. सो दिस इज Y, एंड ऑब्वियसली Y इज लेस देन X इन दिस केस. ठीक है, तो ये एक्सेस प्रोड्यूस करके रख लेता था. सिमिलरली इन प्रीवियस केस में मार्केट की डिमांड ही सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी. सो नाउ वेयर दिस टू कर्व मीट ईच अदर, वहां पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन होगा एंड इक्विलिब्रियम विल अकर. सो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट, जहां बायर की डिमांड और सेलर का सप्लाई इक्विलिब्रियम एक कन्वर्ज होगा एक पॉइंट पे, एंड दिस विल बी द पॉइंट, and at this point the equilibrium will occur. This will be the equilibrium price and this will be equilibrium quantity. समझा क्या तुमको? मार्केट में एक कमोडिटी का सप्लाई बढ़ गया. अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ने के कारण क्या होता है प्राइस पे? लेट अस ट्राई टू प्रूव. सप्लाई बढ़ना मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट? ये सप्लाई कर्व है तुम्हारा, ये इधर नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? जरा कॉन्फिडेंटली सोच के बोलो. अब भी 2 दिन पहले ही हुआ है अपना.
सब लोग बोल रहे इधर शिफ्ट होने वाला है। दिस कर्व हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट पे आ गए सब लोग, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सो दिस डिमांड कर्व चला गया, ये पुराना वाला सप्लाई कर्व चला गया। मार्केट में एक कमोडिटी का सप्लाई बढ़ गया। अब अपने को देखना है इक्विलिब्रियम कम प्राइस पे अकर होता है या ज्यादा प्राइस पे होता है। ठीक है, तुमने लॉजिकली क्या आंसर दिया, मार्केट में इनिशियली एक डिमांड कर्व था, एक सप्लाई था, एक डिमांड था, एक सप्लाई चल रहा था। ठीक है, सडनली एक पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होने वाला है, प्राइस कम हो जाएगा। अगर एक काम करने के लिए 10 लोग आ जाते हैं ना, लेट अस से टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, अगर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो जॉब के लिए 10 लोग खड़े हैं तो क्या करते हैं अपन, सबको कम सैलरी देते हैं। सबको मतलब जिसको हायर करते हैं कम सैलरी देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तू ज्यादा सैलरी डिमांड करेगा तो मैं किसी और को रख लूंगा। ठीक है, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गया। अब इक्विलिब्रियम किधर अकर हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे, एंड एट दिस पॉइंट नाउ लुक, प्राइस गिर गया। प्राइस गिर गया और क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड क्यों इंक्रीज हो गया, प्राइस गिरने के कारण। और प्राइस क्यों गिरा, सप्लाई बढ़ने के कारण। तो ये लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या, तुम इंटरप्रिटेशन खुद ड्रॉ कर पाओगे क्या? अच्छा, लेट अस से डिमांड फॉर अ कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी हैज इंक्रीज। अब बताओ कर्व कौन सा है, ये वाला, ये जो ग्रीन में दिख रहा है ना, ग्रीन में कन्वर्ट किया, दिस इज योर डिमांड कर्व। अब इसका शिफ्ट किधर रहेगा, अपवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट? सो दिस विल बी योर न्यू डिमांड कर्व। अच्छा, ये बिना देखे बताओ, मार्केट में अगर एक कमोडिटी का सप्लाई कांस्टेंट है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है? यहां प्रूव करके देखते हैं। सप्लाई उतना ही है, सप्लाई इज कांस्टेंट, डिमांड हैज इंक्रीज्ड, नया इक्विलिब्रियम किधर अकर हुआ, सो प्राइस हैज इंक्रीज्ड और क्वांटिटी। और अच्छा, डिमांड भी बढ़ गई इस चीज का, क्यों? मैंने तो पहले ही बोला था ना, डिमांड बढ़ी, अपने क्वेश्चन में ही मैंने बोला था डिमांड बढ़ी। क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने के कारण सेलर मोटिवेटेड रहेगा, सेलर मोटिवेटेड रहा तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा कर पाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज कर्व को शिफ्ट करना है, तो तुम्हें नया इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन में तुमको बोला है कि डिमांड हैज इंक्रीज, तो तुम दो तरीके से आंसर दे सकते हो। एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कि अगर डिमांड बढ़ गया एक पर्टिकुलर कमोडिटी का तो उसका प्राइस भी बढ़ना चाहिए, बराबर है। अगर एक कमोडिटी का सप्लाई रिड्यूस हो गया तो भी उसका प्राइस बढ़ जाना चाहिए। या तो लॉजिक से आंसर दो या तो ग्राफ को शिफ्ट करो, कर्व को शिफ्ट करो अपने, हो पाएगा तुमसे। अच्छा, मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गया, बट चेंज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार डिमांड तो चेंज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, सप्लाई उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड भी और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज और इंक्रीज हुए तो मैंने कहा अगर डिमांड भी इंक्रीज हुआ और सप्लाई भी इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम सेम प्राइस पे रहेगा या डिफरेंट प्राइस पे रहेगा? सेम प्राइस पे रहेगा। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस। दिस वॉज अ ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये वो है। ओके, फॉर ओरिजिनल कर्व कौन सा डिमांड और सप्लाई का, जो ऑरेंज लाइन में दे रखा है, लेट अस सी देयर इंटरेक्शन। This will be the quantity supplied Q1 and this will be the price. This will be the price. अभी डिमांड भी इंक्रीज हो गया है तुम्हारा, सप्लाई भी इंक्रीज हो गया है। लेट अस सी न्यू लेवल ऑफ प्राइस।
अब ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, मेरे फ्री हैंड बनाया था तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग करता हूँ। एक अच्छा है ये, प्राइस सेम है पर क्वांटिटी क्यों चेंज हो गया? अरे यहाँ पे देखो ना, इधर ये वाला जो पार्ट है ये वाला सही नहीं बना, सही बनाओगे तो बराबर एक ही लाइन में आएगा। अच्छा टेल मी, प्राइस सेम है पर क्वांटिटी क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अपन ने डिमांड को इंक्रीज करा है और सप्लाई को भी इंक्रीज करा है। अच्छा डिमांड को भी सेम प्रपोर्शन में और सप्लाई को भी सेम प्रपोर्शन में डिक्रीज करेंगे तो प्राइस चेंज होगा क्या? प्राइस वही रहेगा पर क्वांटिटी विल चेंज। ट्राई करके देखते हैं, इस बार थोड़ा परफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। इस बार मैंने चीटिंग करी। ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल सप्लाई कर्व कौन से कलर में है अपना? ऑरेंज कलर वाला। सो ये जो पॉइंट है, दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड एट दिस प्राइस। अब मैंने क्या किया, मैंने डिमांड भी डिक्रीज कर दी और क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज कर दिया, तो प्राइस उतना ही है बट क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाएगा। सिंपल है, क्या है, ग्राफ के साथ खेलने वाली बात है। जैसे लोग जज्बातों के साथ खेलते हैं वैसे तुम्हें ग्राफ के साथ खेलना है। आज का ज्ञान इतना ही था। आ जाओ लास्ट पेज पे आ जाओ नालायक बच्चों, लास्ट पेज पे आ जाओ, छोटा सा पार्ट रह गया है। प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड। Demand refers to the quantity of goods or services that a consumer is willing and able to purchase or buy in a given market at a various price in a given period of time। ये डेफिनेशन बहुत कुछ बोल के जाती है, ये डेफिनेशन पूरा डिमांड समझा देती है। तुम्हें बोलती है टू कंस्टिट्यूट अ इफेक्टिव डिमांड देयर शुड बी अ कंज्यूमर, उसके पास विलिंगनेस होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ एबिलिटी नहीं, विलिंगनेस भी नहीं, एबिलिटी के साथ साथ खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। मतलब यार विलिंगनेस है, हाँ मुझे आईफोन खरीदना है, एबिलिटी हाँ मेरे पास पैसे हैं, पर वो रिसोर्सेस को यूज करने की इच्छा भी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, डिजायर टू यूज दोज रिसोर्सेस। अच्छा, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम से अपने को क्या पता चलता है, इज इट अ स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट? फ्लो कंसेप्ट, बिकॉज इट इज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम at various prices. Supply refers to the quantity of goods or services that a producer is willing and able to supply or offer in a given market at various price in a given period of time. Again, in a given period of time suggests that it is again a flow concept. The interaction between demand and supply lead to determination of price and quantity. It is the level at which both buyer and seller are ready to buy and sell the product. Equilibrium price. The determination of equilibrium price using demand and supply is explained in the following manner. Demand curve slopes downward from left to right while supply curve slopes upward from left to right. बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। At the point E in the graph, demand and supply curve meet each other. Point E constitute the stable equilibrium for a product, other things being equal. The equilibrium price is OP and the equilibrium quantity is OQ. समझा क्या? कुछ भी नहीं था, ऐसे तुमको एक मैजिक बोलता था, मैजिक नहीं है, ऐसे ही देखो। ये क्या है? क्या है ये क्या है? ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में ना यही प्राइस यूज करने का रहता है, इस तरीके से। वहां पे सिखा दूंगा तुम लोगों को, पर ये याद रखना है इक्विलिब्रियम।
इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर प्राइस टेकर। मालूम है क्या, कहीं सुना है क्या जिंदगी में 5 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों ने सुना है क्या? 4 लोगों को छोड़ के, कितने, 3 लोगों को छोड़ के, साइंस वाले 3 है, 3 लोगों को छोड़ के बाकी सब ने सुना है क्या? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म्स आर प्राइस टेकर। तो ये टेक कहां से, मतलब फ्रॉम वेयर डू दे टेक इट द प्राइस? इक्विलिब्रियम। तो ये जो मार्केट में जो डिमांड और मार्केट में जो सप्लाई का इंटरैक्शन होता है ना, वहां से ये प्राइस लेकर आते हैं। ठीक है, खत्म हो गया टॉपिक। ओ क्या कर रहे हो, ये क्या अजीब ही टोन निकलते तुम लोगों के। व्हाट इज तुम लोगों की गलती हुई आज मुझे बुला के, पहले मैसेज कर देते थे। और 90 मैसेजेस के बीच में एक मैसेज था, कैसे मैं पढ़ता? हाँ, पूरे 90 पढ़ना, मेरे को क्या मालूम था इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे वो। चलो एमसीक्यूज पे आ जाओ। यहां से देख के सॉल्व करो ना, स्क्रीन किस लिए है? पहला ही लेक्चर, चुप करो, सुनने नहीं वाला मैं तुम्हारी। 10 मिनट है अपने पास। सी इंस्टेड, देखो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट 100 रीजन टू क्विट, लुक एट द 1000 रीजन नॉट टू गिव अप। ठीक है, आज का ज्ञान दिया मैंने, इतनी बड़ी बात। चलो मंडल आभारी है। सर क्या सर? चलो 15 मिनट है ना अपने पास? नहीं ना, मतलब मेरे को टाइम पढ़ने आता है क्या? बच्चा समझा क्या? यहाँ पे भी दिख रहा है 10 मिनट बाकी है। 5 मिनट का नहीं, वो तो 2 मिनट का। भूल गया मैं कल क्या? वो तो तुम लोगों का टरकाने का था, नहीं तो पीछे पड़ जाते थे। सप्लाई कैन बी रेफर्ड एज, दिख रहा क्या तुम लोगों को? निकालो रे बुक, निकालो, नालायक बच्चे। मतलब क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, एक सब्जेक्ट नहीं था आज तुम्हारा, बराबर? उसकी जगह एक एक्स्ट्रा बुक लाने में क्या जाता था? पता होना चाहिए था ना 1.5 पेज बाकी है। तो घर पे नहीं पढ़ना, पर यहाँ तो पढ़ना है ना, तो बुक जमा करके चले जाया करो। यहाँ पे घर पे पढ़ना ही नहीं है तो क्या करेंगे? हवन करेंगे।